गाजा में तबाही मचाने के बाद अब इजरायली वॉर मशीन का निशाना यमन बना है। इजरायली एयरफोर्स ने राजधानी सना में एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, जिसमें हूथी विद्रोहियों के प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता मारे गए हैं। इस हमले के बाद सिर्फ यमन ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। आखिर इजरायल ने यह हमला क्यों किया? हूथियों की क्या भूमिका है इस पूरे संघर्ष में, और क्या इससे युद्ध का दायरा और बड़ा होने जा रहा है? न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। हूथियों के हौसलों को पस्त करने के लिए इजराइल ने राजधानी सना पर बहुत बड़ा हमला किया है। यह हमला इतना बड़ा है कि ईरान समर्थित मिलिशिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस हमले के जरिए इजराइल की एयरफोर्स ने यमन में जिन ठिकानों को टारगेट किया, वहां बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी बताई जा रही है। यानी इस बार इजराइल की तरफ से सीधे हूथियों की जड़ पर वार किया गया है, और अब दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हूथियों के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहवी मारे जा चुके हैं। बता दें कि राजधानी सना में की गई एयर स्ट्राइक में गालिब अल रहवी के अंत की पटकथा लिखी गई थी। हूथी नेताओं को टारगेट करते हुए इस हमले की जानकारी यमन के अखबार यमन अल रद ने दी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि यह हमला सना के एक रिहायशी इलाके में मौजूद एक घर में किया गया है। इस दौरान इजरायली एयरफोर्स ने बेहद सटीक निशाना साधते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें अल रहवी की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में हूथी शासन के कमान संभाल रहे कई और बड़े नेता भी मारे गए हैं। हूथी सरकार में प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे रहवी को ईरान समर्थित विद्रोही शासन का सबसे मजबूत राजनीतिक चेहरा माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हूथी आंदोलन का राजनीतिक पक्ष रखने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। बता दें कि रहवी को हूथी संगठन की आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों का मुख्य रणनीतिकार भी माना जाता था। ईरान से आने वाली मदद, चाहे वो हथियार हो या वित्तीय सहयोग, उनके ही नेटवर्क से यमन की राजधानी तक पहुंचती थी। यही वजह थी कि इजराइल ने इस हमले को हूथी ढांचे की जड़ों पर हमला बताया। सिर्फ रहवी ही नहीं, इस स्ट्राइक के वक्त हूथी रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अथेफ और चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम अल हमदी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक ये सभी एक गुप्त बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे, जहां भविष्य की सैन्य रणनीति पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसियों ने उनकी इस मूवमेंट को पकड़ लिया और पल भर में यह सीक्रेट मीटिंग आखिरी मुलाकात में बदल गई। हूथी संगठन के अंदर जब भी राजनीतिक वैधता का सवाल खड़ा होता है, रहवी ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और बाहरी प्रतिनिधि मंडलों के सामने हूथियों का पक्ष रखते थे। यमन की धराशायी हुई अर्थव्यवस्था में टैक्स कलेक्शन से लेकर ईंधन व्यापार और बंदरगाहों पर कब्जा कायम रखने की योजना उन्हीं के हाथ में थी। इस कारण रहवी की मौत को हूथियों के लिए सबसे बड़ा झटका मानी जा रही है। उनके साथ साथ रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने से हूथी शासन की सैन्य और राजनीतिक कमान एक साथ हिल गई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अब हूथियों को न केवल नए नेताओं की तलाश करनी पड़ेगी, बल्कि ईरान से आने वाले फंड और हथियार का जरिया भी प्रभावित हो सकता है। ये पहला मौका है जब इजराइल ने सीधे हूथी सरकार की सबसे ऊंची परत को टारगेट पर लिया है। गाजा और सीरिया के बाद यमन पर यह हमला एक संदेश, एक मैसेज भी है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नेतन्याहू ने भी साफ कहा है कि जो हमें मारना चाहेगा हम उसे मारेंगे, जो हमें धमकी देगा उसका जवाब देंगे। रहवी की मौत के बाद हूथी विद्रोहियों के भीतर असमंजस की स्थिति है। सना की सड़कों पर सन्नाटा है और लोगों के बीच दहशत है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े हमले हो सकते हैं। हूथी प्रवक्ता भले ही इसे शहादत का नाम दे रहे हों, लेकिन असलियत यही है कि संगठन की रीढ़ पर सीधा वार हुआ है। यानी अब तस्वीर साफ है कि यमन के आसमान से उठते धुएं ने बता दिया है कि इजराइल अपने दुश्मनों को सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि सीधे कार्रवाई करता है। और इस बार उसकी कार्रवाई ने हूथियों की सत्ता का सबसे बड़ा स्तंभ ढा दिया है। रहवी की मौत के बाद हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखला गए हैं। सना की मस्जिदों से लेकर बंदरगाहों तक इजराइल के खिलाफ जिहाद की पुकार लगाई जा रही है। वहीं हूथी प्रवक्ताओं ने साफ ऐलान कर दिया है कि ये लड़ाई अब और तेज होगी और इजराइल को यमन की जमीन से ही नहीं बल्कि लाल सागर तक जवाब मिलेगा। और बीते 24 घंटे में ही इजराइल की ओर दागी गई कई मिसाइलों को आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन हूथी इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने इजराइल के हालात और अशदोद जैसे बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश की।
यानी रहवी की मौत के बाद अब हुथियों ने मिसाइल जंग को और तेज कर दिया है। जानकार मानते हैं कि हुथी अब सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेंगे। लाल सागर में चल रहे इंटरनेशनल शिपिंग को टारगेट करना उनका पहला मकसद हो सकता है। पहले भी हुथियों ने कई कार्गो शिप और ऑयल टैंकर भी ड्रोन अटैक किए थे, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई थी। इससे खतरे को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने भी लाल सागर क्षेत्र में अपने नेवी जहाजों की मौजूदगी बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हुथी इजराइल के इस ऑपरेशन के बाद अपनी ताकत दिखाने में कामयाब होंगे या उनकी रीढ़ टूट चुकी है। हालांकि ये सच्चाई है कि इजराइल के प्रिसीजन एयर स्ट्राइक ने हुथी नेतृत्व का वो ढांचा हिला दिया है जो सालों से ईरान की मदद से खड़ा किया गया था। अब हुथियों के पास हथियार तो है, लेकिन रणनीतिक दिमाग खो चुका है। रहवी और उनके साथियों की मौत से हुथी संगठन का पॉलिटिकल और मिलिट्री बैलेंस बिगड़ गया है। फिर भी इजराइल के लिए चुनौती खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मिसाइलों ड्रोन्स अभी भी आसमान में मंडरा सकते हैं और यमन की पहाड़ियों में छिपे हुए हजारों लड़ाके अब बदले की जंग का झंडा उठा चुके हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक आने वाले हफ्तों में यमन से इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक और बढ़ेंगे। यानी तस्वीर साफ है कि रहवी की मौत ने हुथियों को और भीतर से तोड़ा है, लेकिन उनका जवाब और भी आक्रामक हो सकता है। इजराइल का कहना है कि वो हर हमले का 10 गुना जवाब देगा और इसी बीच पूरी पश्चिम एशिया एक नई आग में घिरता नजर आ रहा है। रहवी की मौत और सना पर बरपाए गए इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद अब पूरा पश्चिम एशिया उथल पुथल में फंसता नजर आ रहा है। यमन, गाजा, सीरिया और लेबनान चारों मोर्चों पर इजराइल के दुश्मन हरकत में आ गए हैं और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये आग सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी लपटों में ले सकती है। ईरान ने इसे हमले की कड़ी निंदा की है और साफ कहा है कि इजराइल की कार्रवाई युद्ध की नई आंच है। बताते चले कि ईरान पहले ही हुथियों को हथियार और फंड मुहैया कराता रहा है। ऐसे में रहवी और उनके साथियों की मौत तेहरान के लिए भी बड़ा झटका है। जानकार मानते हैं कि ईरान अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए इजराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह पहले ही उत्तरी इजराइल की सीमा पर हमले तेज कर चुका है। सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजराइल के लगातार हमले हो रहे हैं और अब यमन में हुथियों की रीढ़ पर वार, यानी पूरा ईरान समर्थित नेटवर्क सीधा टारगेट पर है। इसे पूरे घटनाक्रम ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों को भी बेचैन कर दिया है। सऊदी, जिसने हाल ही में हुथियों के साथ युद्ध विराम की कोशिश की थी, अब दुविधा में है, क्योंकि एक तरफ वो ईरान के साथ टकराव से बचना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में हुथियों की बढ़ती दहशत उसकी अपनी तेल आपूर्ति और शिपिंग रूट्स के लिए खतरा बन चुकी है। अमेरिका ने इजराइल के ऑपरेशन का बचाव किया है और हुथियों को आतंकी संगठन कहकर चेतावनी दी है। अमेरिका नौसेना की युद्धपोत पहले से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी में गश्त बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अपने एयरबेस और ड्रोन स्क्वाड्रन की तैनाती तेज कर दी है। खासतौर पर तेल और गैस की कीमतों में उछाल, शिपिंग कॉरिडोर पर संकट और लाखों शरणार्थियों का नया पलायन पश्चिम एशिया को एक बार फिर युद्ध की अंधेरी सुरंग में धकेल सकता है। यानी तस्वीर साफ है, रहवी की मौत ने जहां हुथियों को कमजोर किया है, वहीं इसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर लावा बनकर फैल रहा है। ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह, हुथी और गाजा के गुट सब इस आग में फंसे हुए हैं। पश्चिम एशिया की जमीन इस वक्त बारूद के ढेर पर है। रहवी की मौत सिर्फ एक नेता का अंत नहीं, बल्कि पूरे भू राजनीतिक संतुलन को हिलाने वाली घटना है। तेहरान से लेकर बेरूत, दमिश्क से सना और गाजा तक हर जगह होती हथियारों की धमक सुनाई दे रही है। इजराइल का संदेश साफ है, जो हमें चुनौती देगा हम उसे खत्म कर देंगे। लेकिन इससे जवाब में ईरान में समर्थित गुट भी चुप नहीं बैठेंगे। सूत्रों के मुताबिक हुती विद्रोह अब सिर्फ मिसाइल ही नहीं, बल्कि एंटी शिप ड्रोन्स और वाटर बॉर्न बम बोट्स का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। लाल सागर की इंटरनेशनल शिपिंग लाइन पर बीते हफ्तों में ही 2 कार्गो शिप्स को नजदीकी हमलों का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये सिलसिला बढ़ा तो तेल टैंकर और मालवाहक जहाज वैश्विक बाजार तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका असर सीधे भारत, चीन और यूरोप की सप्लाई चेन पर पड़ेगा। यही नहीं, अमेरिका खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि हुथियों को ईरान से नए बैलिस्टिक मिसाइल किट्स और लॉन्ग रेंज ड्रोन टेक्नोलॉजी मिली है। यानी आने वाले दिनों में इजराइल के शहर इलात, अशदोद और यहां तक कि तेल अवीव तक भी खतरे में पड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि अगर यमन से मिसाइलों की बरसात और गाजा, लेबनान से हमले एक साथ बढ़े तो पूरा क्षेत्र मिनी वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है, गोला बारूद की गूंज, मिसाइलों की गर्जना और बारूदी आग ने पश्चिम एशिया को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। रहवी की मौत के साथ ही आग भड़क चुकी है और अब सवाल यही है, क्या आग यमन तक सिमटेगी या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।